दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं, यानी विगत वर्षों के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। अब विगत वर्षों के कौन से प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम सामाजिक विज्ञान जो हमारे पास खंड मौजूद है, सामाजिक विज्ञान में प्रश्न पत्र 2 किससे किस कक्षा के बीच, ध्यान रखिएगा 6वीं से 8वीं यानी 8th तक की कक्षाओं के लिए जो प्रश्न पत्र 2 है, उसमें भूगोल विषय से प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, इन प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति क्या रही है, कैसे कैसे प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, किस चैप्टर से किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हीं पर यहाँ चर्चा हम कर रहे हैं। यानी बेसिकली क्या है हमारा मकसद, हमारा मकसद है सीटेट के सामाजिक विज्ञान खंड के जो भूगोल विषय है उसके विगत वर्षों के प्रश्नों के बारे में जानना, उन्हें समझना, सही आंसर को खोजना, साथ में प्रश्नों को पूछने की जो प्रवृत्ति है, किस तरीके से प्रश्न फ्रेम किए गए हैं, इसे जानना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, तो ध्यान रखिएगा सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत है ये प्रश्न पत्र 2 कक्षा 6 से 8 के बीच जो है, और विषय क्या है, भूगोल। आइए देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को, आज के पहले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें आपके सामने कथन दिए हुए हैं। कथन 1 है, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। दूसरा है, ताप कटिबंधों का वर्गीकरण देशांतरों के आधार पर किया जाता है। तीसरा कथन है, शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा कम ताप देती हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आपके पास क्रमशः A, B, C, D 4 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन A है केवल 1 सही है, फिर केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, या दोनों 2 और 3 सही है। यह प्रश्न सीसेट 2021 में पूछा गया था एग्जामिनेशन में। अब इंपॉर्टेंट बात कि हमने इससे पहले पृथ्वी के कटिबंधों के बारे में, आप कह सकते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में हमने चर्चा की है। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने डिटेल से समझने की कोशिश की थी कि पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है, हमने मतलब कैसे इन्हें विभाजित कर रखा है। देखिए, मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी में ऐसे हम फिर से बना लेते हैं। ठीक, मान लीजिए कि यह पृथ्वी है और यह विषुवत रेखा है, यानी क्या, 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम विषुवत वृत्त के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो विषुवत रेखा के बारे में इंपॉर्टेंट बात की है क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, अक्षांशों की जो संख्या है, संख्या या कहें अक्षांश जो है, इनका मान क्या हो रहा है, बढ़ता जाता है, क्योंकि 0 डिग्री से फिर आप मान लीजिए यहाँ 20 डिग्री है, फिर 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, 66.5 डिग्री है, यहाँ पर 20 और 40 के बीच में 23.5 डिग्री है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये कौन सा पोल है, ये नॉर्थ पोल है। विषुवत रेखा के उत्तर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, जो उत्तर ध्रुव से कनेक्टेड है, वह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। विषुवत रेखा के दक्षिण वाला क्षेत्र जो दक्षिणी गोलार्ध से कनेक्टेड है, या इसका आधा हिस्सा जो दक्षिण की ओर है, वह क्या कहलाता है, वह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यहाँ पर साउथ पोल है 90 डिग्री, और यहाँ भी है 90 डिग्री है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि 23.5 डिग्री जो हमारे पास, दूसरे कलर से बना लेते हैं, 23.5 डिग्री जो हमारे पास नॉर्थ में मौजूद है, और 23.5 डिग्री जो हमारे पास साउथ में मौजूद है। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ वाले पोल के या आप कहें उत्तरी गोलार्ध में है, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। जो हमारे पास 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और जो विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसे हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, ध्यान रखिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला जो ताप कटिबंध है, वह उष्ण कटिबंध कहलाता है।
उष्ण कटिबंध। क्यों उष्ण कटिबंध कहलाता है? क्योंकि यहाँ वर्ष भर जो सूर्य का प्रकाश है वह सीधे पड़ता है। ये सूर्य की किरणें कम से कम एक बार इसमें से किसी न किसी स्थान में कहीं ना कहीं एकदम सीधी पड़ती हैं। तो इंपॉर्टेंट बात कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आपको लगातार मिलता रहता है, ताप आपको वर्ष भर मिलता रहता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? बहुत अधिक होता है। यहाँ पर वाष्पन भी अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक होने की वजह से यहाँ गर्मी अधिक होती है। इस वजह से इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर की ओर आप जाते हैं, 23.5 डिग्री साउथ नीचे की ओर आप आते हैं, 23.5 डिग्री साउथ के नीचे के बाद तो जो इसके बाद वाला खंड हमारे पास बचता है 66.5 डिग्री, चूंकि यहाँ साउथ होगा और यहाँ होगा 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री से बीच लेकर 23.5 डिग्री जो नॉर्थ वाला हिस्सा होगा, और ठीक ऐसा ही साउथ में भी, इस हिस्से में आप देखिए इस पूरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में थोड़ी सी किरणें क्या है? तिरछी हैं। यानी यहाँ पर सूर्य का ताप, या कह सकते हैं सूर्य की जो किरणें है एकदम सीधी नहीं पड़ती। तो इस वाले रीजन को कह दिया जाता है, दोनों क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में भी उस वाले क्षेत्र में भी, शीतोष्ण। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ठंडक भी आ जाएगी और यहाँ भी, इसे भी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक, और वह क्षेत्र जो 66.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर है और यहाँ पर 66.5 डिग्री साउथ से नीचे ध्रुवों तक है, यानी आप कह सकते हैं उत्तरी ध्रुववृत्त। क्योंकि 66.5 डिग्री नॉर्थ क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुववृत्त, और 66.5 डिग्री साउथ क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुववृत्त। इनसे लेकर उत्तरी ध्रुववृत्त से उत्तरी ध्रुव तक का लेकर जो ये पूरा क्षेत्र है, ये दरअसल शीत कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। और ठीक ऐसा ही साउथ में जो हमने दक्षिणी ध्रुववृत्त की बात की, उससे दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? यह कहलाता है शीत कटिबंध। तो हमने क्या देखा कि हमारे इस पृथ्वी में जो कटिबंधों का वितरण है, या कटिबंधों का जो हमने वर्गीकरण कर रखा है, वह हमने किस आधार पर कर रखा है? अक्षांशों के आधार पर। कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच, या आप 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ नॉर्थ, इन दोनों के बीच जो आपको क्षेत्र मिलेगा उसे हम उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। तो हमने देखा कि ये जो 0 डिग्री या 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये क्या है? ये तो अक्षांशीय स्थितियां हैं। यानी कटिबंधों का निर्धारण हमने किस आधार पर किया है? अक्षांशों के आधार पर किया है। जबकि जब हम समय की बात करते हैं और समय के निर्धारण की बात करते हैं, तब हम किसकी बात करते हैं? तब हम पृथ्वी पर देशांतर रेखा की बात करते हैं, या आप कहें याम्योत्तर की बात करते हैं। कि ये जो सबसे पहली प्रमुख रेखा क्या कहलाती है, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, यही प्रमुख याम्योत्तर रेखा कहलाती है। प्रमुख याम्योत्तर या मुख्य याम्योत्तर रेखा कहलाती है। इसके बाद यदि हम इसके पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं तो क्रमशः 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री करके 80 डिग्री जब हम पहुंचते हैं तो हम एक ग्लोब, यानी हम पृथ्वी के प्रतिरूप के रूप में यदि ग्लोब को लें और हम पाएं कि इसके इस तरफ 0 डिग्री अक्षांश है, तो उसकी 180 डिग्री हम ठीक उसके ऑपोजिट आ जाएंगे और ठीक 180 डिग्री यहाँ कवर करेंगे तो पूरा ग्लोब कवर हो जाएगा, जो कि 360 डिग्री कवर करता है। तो जो हमारे पास देशांतर मौजूद होंगे वे क्या होंगे? 360 डिग्री के आधार पर ही होंगे, जो कि क्या कहलाते हैं? जो कि अर्धवृत्त कहलाते हैं, है ना? ये क्या कहलाते हैं? अर्धवृत्त कहलाते हैं। ठीक। और मुख्य याम्योत्तर जब भी हम रेखा की बात करते हैं तो इसके पूर्व की ओर यदि आप जाते हैं तो वहां पर समय मुख्य याम्योत्तर वाली रेखा के पास जो समय है उससे प्लस होगा, और यदि आप पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय उससे माइनस होगा। ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है? आपको यह भी ध्यान रखना है कि मुख्य याम्योत्तर जो रेखा है उसके उस रेखा को, या कहें पृथ्वी में जब भी हम देशांतर को शो करते हैं, देशांतर के बारे में चर्चा करते हैं, तो हमेशा देशांतर को पूर्व और पश्चिम दिशाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। जब हम किसी देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे, किसी भी पृथ्वी की देशांतरी रेखा के बारे में चर्चा करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि कैसे शो करते हैं हम कि 20 डिग्री पूर्व, या आप क्या कहेंगे 30 डिग्री पश्चिम। हम किस देशांतर की बात कर रहे हैं? पूर्व, यानी आप इस तरफ जाएंगे मुख्य देशांतर से
और पश्चिम यानी मुख्य देशांतर से इस तरफ जाएंगे तो 30 डिग्री पश्चिम। इस तरीके से हम देशांतर को शो करते हैं। ठीक, अब हमारे प्रश्न पर हम लौटते हैं। प्रश्न में देखते हैं क्या है। प्रश्न है, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आइए देखते हैं। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ना कि शीतोष्ण कटिबंध। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, ताप कटिबंधों का वर्गीकरण देशांतरों के आधार पर किया जाता है। देखिए, ताप कटिबंधों का वर्गीकरण हमने अक्षांशों के आधार पर किया है। ये अक्षांश ही है हमारे, जो क्या होते हैं, समानांतर वृत्त होते हैं। चारों तरफ से पृथ्वी को ये अक्षांशीय स्थितियां घेरे हुए हैं। तो ध्यान रखें, दूसरा कथन भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमने अक्षांशों के आधार पर किया है ताप कटिबंधों का वर्गीकरण। ठीक है। तीसरा है, शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा कम ताप देती हैं। देखिए, शीत कटिबंध यानी ऊपरी वाला हिस्सा, तो जब यहाँ ही सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ रही हैं तो इस वाले क्षेत्र में तो और भी कम पड़ेंगी और यहाँ पर इस वजह से गर्मी नहीं हो पाती और ये क्षेत्र क्या होता है, बिल्कुल ठंडा होता है। यानी तीसरा कथन यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा कम ताप देती है। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा कथन बस सही है। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, केवल 3 कथन सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में मानक समय की थीम पर, ध्यान रखिए मानक यानी स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय की थीम पर चर्चा करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा से संप्रत्यय इस चर्चा हेतु सबसे अधिक उपयुक्त होगा या होंगे। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन में क्या है, पहला स्थान विशेष का अक्षांश, स्थान विशेष का देशांतर, स्थानीय समय, ग्रीनविच के साथ स्थान विशेष की तुलनात्मक स्थिति। सही विकल्प का चुनाव करना है, केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 1 3 4, केवल 3। ये प्रश्न सीटेट 2021 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, क्या कहा जा रहा है कि एक शिक्षिका है, मान लीजिए वह कक्षा में बच्चों के सामने मानक समय के बारे में चर्चा करना चाहती है या मानक समय के थीम को पढ़ाना चाहती है या स्टैंडर्ड टाइम के बारे में चर्चा करना चाहती है, स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, तो आप बताइए, हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा है जितना भी स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, मानक समय के बारे में, तो जब भी कोई शिक्षक या शिक्षिका कक्षा में मानक समय के बारे में बताना चाहेगी, स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बताना चाहेगी, तो उसे सबसे पहले किन चीजों के बारे में बच्चों को बताना होगा, तब बच्चे मानक समय को आसानी से समझ पाएंगे। हमारे पास ऑप्शन में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। हमने इससे पहले जिस भी चीज के बारे में चर्चा किया है उसमें हमने डिटेल से देखा है कि किसके बारे में सबसे ज्यादा आपको समझना होगा जब भी आप मानक समय के बारे में पढ़ेंगे। हम इसे ऐसे समझते हैं, जब हमने प्रमुख याम्योत्तर रेखा के बारे में चर्चा किया, हमने देखा कि वह 0 डिग्री देशांतर के रूप में हम इसे शो करते हैं, तो हमने यह भी देखा था कि इसे हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर या प्रमुख याम्योत्तर जो रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच लाइन या ग्रीनविच रेखा। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश जो क्षेत्र है जहां पर उनकी वेधशाला स्थित है, वहां से ये रेखा होकर गुजरती है और उसी को हमने स्टैंडर्ड टाइम के रूप में मान लिया अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। ठीक, और उसी के आधार पर हम समय की गणना पृथ्वी पर करते हैं। उसके आधार पर कैसे कि ग्रीनविच लाइन पर जो समय है, ग्रीनविच देशांतर पर या 0 डिग्री देशांतर पर जो समय है, उससे यदि आप पूर्व की ओर जो भी देशांतर है उसकी ओर बढ़ते हैं तो उस आधार पर समय प्लस होगा। यदि आप उसके पश्चिम की ओर है तो जो मुख्य ग्रीनविच पर जो स्थानीय समय होगा उससे माइनस होगा। और हमने यह भी पढ़ा था पृथ्वी 360 डिग्री एंगल क्या है, डिग्री कवर करती है, कितने 24 घंटे में। तो इस हिसाब से हमने डिवाइड कर रखा है कि पृथ्वी 60 मिनट या पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री क्या करती है, मूवमेंट करती है अपने इस एंगल की। यदि हम बात करते हैं कि मान लीजिए ग्लोब में या 360 डिग्री है तो 1 घंटे में ग्लोब कितना मूव करेगा, 15 डिग्री। और ध्यान रखिएगा 4 मिनट में कितना मूव करेगा, 1 डिग्री। अगर पृथ्वी 15 डिग्री पूर्व की ओर जा रही है और मान लीजिए ग्रीनविच में अभी 12 बजे हुए हैं, तो ध्यान रखिए 15 डिग्री यानी 1 घंटा लग रहा है पृथ्वी को, तो यहां पर 1 बजा होगा।
क्योंकि 1 घंटे क्या हो जाएगा टाइम प्लस। और यदि 15 डिग्री पश्चिम की ओर है और यहाँ 12 बजे हुए हैं तो यहाँ का समय 1 घंटा क्या हो जाएगा माइनस, यानी 11 बजे होंगे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब यह भी ध्यान रखना है कि वह समय कौन सा है, दोपहर में 12 बजे हुए हैं, रात में 12 बजे हुए हैं, इस आधार पर ये चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, एएम होगा कि पीएम होगा। अब इंपॉर्टेंट बात, हम प्रश्न पर पहुंचते हैं। हमने चूंकि यह देखा कि जब भी हम समय या स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं या कोई शिक्षिका अपने बच्चों को कक्षा में स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बताना चाहती है तो उसे क्या क्या चीजें बतानी होंगी। सबसे पहले उसे यह बताना होगा कि ग्रीनविच लाइन क्या है, 0 डिग्री देशांतर क्या है और इसका कितना महत्व है। उसे यह भी बताना होगा कि जो ग्रीनविच लाइन है या ग्रीनविच जो या मुख्य या म्योत्तर रेखा है, इसके सापेक्ष समय किस तरीके से हमें देखना है, इसकी तुलनात्मक स्थिति के आधार पर पूर्व और पश्चिम में समय हमें कैसे जानना होगा। साथ में उसे यह भी बताना होगा कि देशांतर क्या होते हैं, क्योंकि यदि आपको किसी स्थान विशेष का समय बताना है तो यह पता करना होगा सबसे पहले कि वह किस देशांतर में स्थित है। यदि आपको पता है कि वह स्थान 45 डिग्री देशांतर में स्थित है तो उस समय ग्रीनविच लाइन पर जो समय होगा, मान लीजिए वह 11 बजे हुए हैं, तो आपको पता होगा कि 45 डिग्री के मूवमेंट में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 3 घंटे, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटे लग रहे हैं। 15 × 45, 45 में कितने लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। तो आपको यह भी मालूम होगा फिर कि अगर यहाँ 11 बजे हैं, 3 घंटे आप प्लस कर दीजिए, 12, 1, 2, यानी इस बिंदु पर क्या होगा, समय 2 बजा होगा। ठीक, तो इतनी सारी चीजों के बारे में शिक्षक को सबसे पहले बच्चों को बताना होगा। देखते हैं हम हमारे प्रश्न को हल करने के संदर्भ में। देखिए, सबसे पहले शिक्षिका को बताना होगा क्या, स्थान विशेष का अक्षांश नहीं। हमने देखा कि इसमें अक्षांश की जरूरत नहीं पड़ती, देशांतर की जरूरत पड़ती है, यानी उस स्थान विशेष का देशांतर उस शिक्षिका को बताना होगा पहले, फिर उसका स्थानीय समय बताना होगा। ठीक है, कि जो उस समय ग्रीनविच है उसमें समय क्या है, और फिर ग्रीनविच के साथ साथ विशेष इसकी जो इसका स्थान विशेष है उसकी तुलना भी करके बतानी होगी। यानी जो भी ग्रीनविच लाइन है उसकी स्थान विशेष की तुलनात्मक स्थिति करनी होगी कि पूर्व की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, पश्चिम की ओर जा रहे होंगे जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, यानी आपको 2, 3 और 4 के बारे में जानकारी देनी होगी। शिक्षिका को इनके बारे में पहले बच्चों को बताना होगा, तभी वो मानक समय के बारे में, स्टैंडर्ड टाइम के बारे में कक्षा में डिस्कशन कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल को छांटिए। हमारे पास ऑप्शन है संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, ज्वारीय वर्षा। अब यदि हम आपने इन ऑप्शन को देख लिया, बेमेल का मतलब होगा जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से सबसे अलग क्या दिख रहा है आपको। तो जब भी हम वायु के गर्म होकर ठंडी होने की बात करते हैं, क्यों, मान लीजिए कोई स्थान है, ठीक, महासागरीय क्षेत्र है, या आप कहें कि यह पूरा क्षेत्र क्या है, स्थलीय क्षेत्र है मान लीजिए। ठीक, यहां पर टेम्परेचर यदि बढ़ेगा, टेम्परेचर राइज होगा तो यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी, गर्म होगी, हल्की होगी, ऊपर की ओर उठेगी और यह वायु ऊपर की ओर जाती है, आर्द्रता को लिए होती है। आर्द्रता यहाँ पर वायु संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है और फिर बादल बाद में यहाँ पर ये वायु ठंडी होती है और ठंडी होने के बाद यह वर्षा के रूप में नीचे आती है। ठीक, यह वर्षा के रूप में नीचे आती है। मान लीजिए कि आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहां उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जहां पर बहुत अधिक नमी लेकर वायु ऊपर की ओर उठती है, वहां संघनित होती है और फिर वर्षा उसकी होती है। इस प्रकार की, या कहें कि बहुत ताप वाला क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र में, जहां पर ताप बहुत तेजी से बढ़ जाए। हम जानते हैं बीच में अचानक से दोपहर में कई बार बारिश होती है, बहुत तीव्र वर्षा हो जाती है। तो ये जो स्थिति होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत अधिक ऊष्मा ऊपर गई, संघनित हुई, वर्षा हो गई, अचानक से हो गई, तेजी से हो गई, दोपहर में हो जाती है, तो इस वर्षा को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। ठीक, फिर पर्वतीय वर्षा की यदि बात करें तो ऐसी वर्षा जिसमें क्या हो रहा है, वापस से वायु ऊपर की ओर आती है, नमी लेकर आती है, लेकिन बीच में पर्वत आ जाता है। बीच में पर्वत आने की वजह से ये वायु बहुत अधिक ऊपर नहीं जा पाती, यहीं से पर्वत से टकरा जाती है, तो यहीं पर बादल बनने की वजह से यहाँ वर्षा हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा कह देते हैं। ठीक, फिर चक्रवाती वर्षा।
चक्रवाती वर्षा मतलब यह उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पर जल आदि मौजूद होता है, लेकिन वहां भी टेम्परेचर राइज होने की वजह से वायु क्या होगी, गर्म होगी, ऊपर की ओर उठेगी और फिर यही गर्म और ठंडी वायु आपस में मिलकर उस क्षेत्र में वर्षा कर देते हैं जहां लो प्रेशर क्रिएट होता है। इसे हम चक्रवाती वर्षा के रूप में जानते हैं। लेकिन ये सारी वर्षाएं हमने क्या देखा, वायु के ठंडे और गर्म होने की वजह से हुई। तो ये तीनों वर्षाएं दरअसल एक ही चीजों से उत्पन्न होती हैं। इनके जो फिनोमिना है कहीं ना कहीं वायु के ठंडे और गर्म होने की वजह से होते हैं, जबकि ज्वारीय वर्षा में ऐसा नहीं होता। ज्वारीय वर्षा का मतलब यह जो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी है इनकी स्थितियों पर डिपेंड करता है, क्योंकि ज्वार भाटा से संबंधित ही वर्षा जो होती है उसे ही हम ज्वारीय वर्षा कहते हैं। इस वजह से इन चार ऑप्शन में यदि हम बात करें कि क्या अलग है तो ज्वारीय वर्षा अलग होगी। ऑप्शन डी ही इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखें, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने के संदर्भ में हमारे पास कथन देखते हैं क्या है। पहला कथन है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका हुआ है। दूसरा, पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सही उत्तर का चुनाव करना है, आपको बताना है कि एक सही है या कथन एक सही है, कथन दो गलत है। बी ऑप्शन में एक गलत है तथा दो सही है। सी ऑप्शन में है दोनों ए और दो सही है और डी ऑप्शन है दोनों ए और दो गलत है। देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न किसके संदर्भ में है और ये कथन सही है या नहीं। देखिए, ऋतुओं के बदलने के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है पृथ्वी के सापेक्ष। ध्यान रखें, पृथ्वी पर क्योंकि कहा गया। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका हुआ है। बिल्कुल बात है, हमने जब पृथ्वी की बात की, देखिए बेसिकली जो पृथ्वी है हमारी, ये इसका नॉर्थ यहां पर होना चाहिए, साउथ यहां, लेकिन जो पृथ्वी है हमारी थोड़ी सी इस तरीके से घूमी हुई है। तो जहां ये अक्ष इस तरीके से होना चाहिए, यह अक्ष ऐसे ना होकर कुछ इस तरीके से है। तो यहां पर यह ध्रुवों के सापेक्ष या यहाँ इसके सापेक्ष ये 23.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं और ये अपने कक्षीय तल, क्योंकि पृथ्वी इस तरीके से चारों तरफ क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, तो इसका जो कक्षीय तल है इससे यह 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अब ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी अपने जो कक्षा है, ये कक्षीय तल, ये समतल के सापेक्ष क्या है, झुकी हुई है थोड़ी सी, यानी यह कथन हमारा क्या है, सही है। दूसरा कथन है, पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिस्कशन किया था कि जो पृथ्वी है वह अपने एक तो अपने अक्ष पर घूर्णन कर ही रही है। मान लीजिए यह पृथ्वी है, इसे हम खुद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने या मेरे हाथ में एक ग्लोब है, तो पृथ्वी जो है या यह ग्लोब है, यह ऑटोमेटिक अपने ही अक्ष पर इस तरीके से घूर्णन कर रहा है। यह पृथ्वी घूम रही है, चूंकि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है, तो मुझे आपको दिखाना है तो पश्चिम से यह पूर्व दिशा की ओर घूमेगी, कुछ इस तरीके से। ठीक, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमने के क्रम में इसके साथ साथ वह सूर्य है, मान लीजिए सन है, तो यहां पृथ्वी है, एक तो वह अपने स्थान पर इस तरीके से घूम रही है, ऊपर वह सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है। तो ऐसे में यहां भी घूमती है और यहां भी परिक्रमा कर रही है, कुछ इस तरीके से पृथ्वी घूम भी रही है और इसकी भी परिक्रमा कर रही है। ऐसे में वह अलग अलग स्थितियों से होकर गुजरती है, जिसके बारे में हमने कल चर्चा यहां पर कर रखा था, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था 21 जून की स्थिति। 21 जून की स्थिति जिसमें क्या है, यह पृथ्वी है, मान लीजिए इसका अक्षीय है, लेकिन यह क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यहाँ पर जो नॉर्थ है, ये साउथ, ये थोड़ा सा सन के सापेक्ष है, तो यहाँ पर तीव्र क्या पड़ती है, सनलाइट पड़ती है नॉर्थ वाले ब्लॉक में। ठीक, फिर इसके ऑपोजिट यदि हम पहुंचते हैं दिसंबर में, यह, लेकिन उसके पहले हम सितंबर से होकर गुजरते हैं। ठीक, ये सितंबर वाली स्थिति। यहां आते आते ध्यान रखिए, जो सूर्य की किरणें हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहां पर सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी इस तरीके से है, नॉर्थ यहां पर है, साउथ यहां पर है, केवल विषुवत रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं इस दिशा में। फिर यहां पर जब पृथ्वी पहुंचती है, तो यहां आते आते जो पृथ्वी का साउथ वाला क्षेत्र है, यह नॉर्थ वाला है, इस तरीके से झुकी है, यहां पर किरणें सीधी पड़ती हैं। ये दिसंबर के की बात है। और फिर जब हम मार्च में पहुंचते हैं, तो मार्च में फिर ऐसी स्थिति आती है जहां पर ये किरणें जो हैं वे विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही हैं।
और ये 23 मार्च के आसपास की बात है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान रखना है हमें कि इस पूरे मूवमेंट में जो ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है, जो ऋतु बदल रही हैं हमारे क्षेत्र में, वे कहीं ना कहीं एक तो इसके अपने घूर्णन अक्ष पर बदलाव की वजह से भी हो रहा है, दूसरा ये सन की जो परिक्रमा कर रही है उसकी वजह से भी हो रहा है। तो यहाँ ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, मार्च के समय में चूंकि विषुवत रेखा में सीधी पड़ती है तो यहाँ वसंत, शरद और वसंत ऋतुएं होती हैं। जब यहाँ पर नॉर्थ में सीधी सीधी किरणें पड़ती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रीष्म अयनांत की स्थिति होती है। तब यहाँ गर्मी पड़ने लगती है। फिर वापस शरद और बसंत ऋतु आती है। इसके बाद फिर वापस जब साउथ में सीधी सीधी किरणें पड़ती हैं या जो इसका सदर्न वाला क्षेत्र है पृथ्वी का, वहां पर सीधी किरणें पड़ती हैं सन की, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ वाले क्षेत्र में शीत ऋतु आ जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात यही है कि इन ऋतुओं को बदलाव किस आधार पर हो रहा है, यह हो रहा है पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से। परिक्रमण यानी क्या, यानी जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी कर रही है इसे परिक्रमण कहते हैं, और जो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है इसे हम परिभ्रमण कहते हैं या घूर्णन कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष की निश्चित दिशा में घूमने की वजह से भी होता है, झुकी होने की वजह से भी होता है, परिक्रमण की वजह से भी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो अक्ष में झुकना, ऊपर से सूर्य की परिक्रमा करना, इन सभी स्थितियों के आधार पर ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यहाँ दोनों ही कथन सही हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। आपके सामने एक अभिकथन ए दिया हुआ है और इसका कारण आर दिया हुआ है। अभिकथन ए है, सभी देशों ने निश्चित किया कि याम्योत्तर की गिनती संदर्भ रेखा से शुरू की जाए। यानी बहुत सारे देश थे, इन सभी देशों ने एक साथ मिलकर क्या कहा कि जब हम पृथ्वी में याम्योत्तर की गणना करेंगे, देशांतर की गिनती करते हैं, तो हम एक स्पष्ट मान लेते हैं मत कि जो प्रमुख याम्योत्तर होगा इसे हम 0 डिग्री देशांतर कहेंगे। और सभी देशों ने मान लिया कि इसकी गिनती संदर्भ रेखा के आधार पर करेंगे, यानी इसे हम 0 डिग्री देशांतर मान लेते हैं और फिर इसके आधार पर हम इसे विभिन्न रेखाओं में या कहें पृथ्वी को विभिन्न देशांतरों में फिर डिवाइड करके हम इसे मुख्य रेखा मानकर चलते हैं। ठीक, कारण आर क्या लिखा है इसमें, सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। इसी आधार पर यह कहा गया, क्यों, क्योंकि अब सभी देशांतर हमने देखा कि सभी देशांतरों की लंबाई चूंकि समान है तो यहां पर हमें कोई एक देशांतर तो मानना ही पड़ेगा जिसे हम प्रमुख माने और फिर उसके आधार पर हम सभी देशांतर का नामकरण कर दे। लेकिन हमने अक्षांशों में क्या देखा था, यहाँ पर इनके जो अक्षांश है इनमें बदलाव हो रहा है। पृथ्वी थोड़ी सी कुछ इस तरीके से चपटी है ध्रुवों पर, है ना, तो इस वजह से जो यहाँ पर अपने अक्षांश देखा वह लंबा होगा। इसके बाद जो और अक्षांश ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे थोड़े छोटे होते जाएंगे क्रमशः। ठीक, तो यहाँ पर हमें अक्षांश यदि एक प्रमुख रूप से नहीं भी ऐसा माने कि एक महत्वपूर्ण है, सभी अक्षांश वहां महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देशांतरों में देखिए सभी देशांतरों की लंबाई बराबर है, उत्तर से दक्षिण की ओर कनेक्ट करते हुए। तो यहाँ पर प्रमुख देशांतर को मानना और फिर उसके आधार पर विभिन्न देशांतरों का नामकरण क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दरअसल सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होने की वजह से ही यह तय किया गया कि हम किसी एक को प्रमुख याम्योत्तर या संदर्भ रेखा मान लेते हैं और फिर उसके आधार पर बाकी का हम नामकरण कर देंगे। तो यहाँ पर कारण आर कथन एक ही, अभिकथन एक ही सही व्याख्या करता है। थोड़ा सा हमें इसे पहले से समझना होगा कि ये चीजें क्यों लिखी गई हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करेंगे तो इस प्रश्न का दरअसल सही जवाब होगा कि ए और आर दोनों कथन सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन डी। क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बी में लिखा है ए सही है परंतु आर गलत है। सी में है ए और आर दोनों गलत है और डी में था कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ बात बिल्कुल सही है, ये दोनों ही कथन सही हैं और जो कारण आर है वह ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रीवियस ईयर के कुछ खास भूगोल के कंसेप्ट को समझने की कोशिश की और हमने यह भी जाना कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वे किस तरीके से प्रश्न रहे हैं। तो आप जब भी पृथ्वी के बारे में, ग्लोब के बारे में पढ़ें तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको अक्षांशों के बारे में, देशांतर के बारे में, पृथ्वी की स्थिति के बारे में सारी चीजें बहुत डिटेल से पढ़ने की जरूरत है ताकि आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं।
ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।